सेट सीवी का हमारा अगला क्वेश्चन है 5th गा का 3rd से पूछा गया है 0.1 मोलर यूरिया तथा 0.1 मोलर NaCl विलयन में किसका प्रासरण दाब अधिक होगा और कारण भी बताना है आपको। देखिए प्रासरण दाब का सूत्र क्या होता है, प्रासरण दाब कैसे निकालते हैं आप। प्रासरण दाब बराबर यानी पाई इक्वल 1 टॉप फैक्टर यानी आई, सी कंसंट्रेशन, आर गैस नियतांक तो टी टेम्परेचर जो कि केल्विन में होता है। यूरिया क्या होता है, यूरिया NH2CO NH2 ये सहसंयोजी यौगिक है। जल में घोलने पर ना तो एसोसिएट होगा ना तो डिसोसिएट होगा, ना तो डाइमर बनाएगा, नहीं जुड़ेगा ना ही टूटेगा, इसलिए इसका वन टॉप गुणांक जो आई होगा वो 1 होता है। साथ में इसकी कंसंट्रेशन की सांद्रता कितनी दी गई है, 0.1 मोलर दी गई है। तो इसका अगर आप पाई निकालोगे यानी कि वाष्प दाब निकालोगे तो 1 मल्टीप्लाई 0.1 इंटू सी, ये सी हो गया आर इंटू टी, यानी कितना आ जाएगा ये 0.1 आर टी आएगा। यानी आप कह सकते हैं आर टी अपान 10 आएगा। जबकि आप NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम क्लोराइड क्या होता है, जब जल में डाला जाता है, घोला जाता है तो Na प्लस और Cl माइनस आयन देता है, इसलिए इसका वन टॉप गुणांक जो होता है वो 2 आता है। अब इसका अगर आप प्रासरण दाब निकालोगे पाई इक्वल आई सी आर टी लगाओगे तो आई कितना है इसका 2, वन टॉप गुणांक 2 है, सी 0.1 है, आर और टी ऐसे रहने देते हैं क्योंकि आर तो हम जानते हैं रख सकते हैं, लेकिन टी टेम्परेचर नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे 0.2 आर टी आएगा। दशमलव हटाओगे तो उसको आप लिख सकते हो 2 आर टी बटे 10। तो यहाँ देख सकते हैं जो यूरिया का प्रासरण दाब है वो सोडियम क्लोराइड का आधा है, या कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड का प्रासरण दाब यूरिया का 2 गुना है। तो जो यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, यूरिया का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, प्रासरण दाब है, वो कम है NaCl से। कारण इसका क्या है, यूरिया जल में ना तो एसोसिएट होता ना तो डिसोसिएट होता है, इसलिए इसका वन टॉप गुणांक 1 आता है। जबकि NaCl टूट जाता है, 2 आयन देता है, इसलिए इसका वन टॉप गुणांक जो होता है वो 2 आता है। अतः पाई यानी कि वाष्प दाब प्रोपोर्शनल हो जाता है यहाँ पे वन टॉप गुणांक के। तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है पूछा गया 5th गा का, एथेनामीन से निम्नलिखित होने वाली क्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। देखिएगा सबसे पहले NaNO2 आप जानते हैं। एथिलामीन क्या होता है, एथिलामीन CH3 CH2 NH2 Na NO2 और तनु यानी डायल्यूट HCl। ये डाइजेनियम साल्ट बनाने का रीजेंट है और साथ में डाइल्यूट यानी कि जलीय माध्यम में है, इसलिए जल से भी क्रिया करेगा डाइजेनियम साल्ट। तो ये पहले तो डाइजेनियम साल्ट बनेगा, तो आप चाहे तो मध्यवर्ती यौगिक लिखें N2Cl, पहले ये बनता है, बाद में ये परिवर्तित हो जाता है एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल, साथ में नाइट्रोजन गैस निकलती है और जल का अणु भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये पहला आपका हो गया। और दूसरा हिंसबर्ग अपकर्मक से क्रिया कहा गया था। तो एथिलामीन CH3 CH2 NH2 हिंसबर्ग अपकर्मक क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक अमीन्स के साथ अपक्रिया करता है, जबकि तृतीयक अमीन के साथ अपक्रिया नहीं करता है। ये आपका हिंसबर्ग अपकर्मक है। इसमें क्या होगा, H और एक इसका Cl निकलेगा, तो आपका उत्पाद
ये एथिल सल्फोनामाइड बन जाता है। NH इसे लगा हुआ है CH3 CH2 CH3 है ना, और बाई प्रोडक्ट के रूप में HCl प्राप्त होता है। तो ये आपकी क्रिया होगी। दूसरी, अगला क्वेश्चन है 6 का खा। हमने पहले ही बताया कि इसमें हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेते हैं जो 2024 के सिलेबस में दिया गया है, जो बोर्ड के सिलेबस में है। डी ग्लूकोज बताना है आपको। डी ग्लूकोज की संरचना और IPSC नाम लिखना है पहले तो। इसके बाद प्रूव करना, सिद्ध करना है कि इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। तो डी ग्लूकोज जब आपको बनाना हो तो क्या करिए, सबसे पहले तो आप ये 6 कार्बन का यौगिक है, तो 6 कार्बन हमने ये ऐसे सीरीज में लिख दिया। लास्ट वाले कार्बन को CH2OH लिख दीजिए, जो कि एल्डिहाइड शुगर होती है, एल्डो शुगर होती है, तो ऊपर CHO। बाकी इसमें नीचे से दूसरे कार्बन पर आप क्या करिए, दोनों कार्बन पर जो दूसरा और तीसरा कार्बन नीचे से, उस पर दाहिने तरफ OH, बाकी अल्टरनेट मतलब अपोजिट साइड में एक तरफ OH, इधर बाएं तरफ में तो दूसरा, दोबारा दाहिने तरफ में OH आप लिख देंगे। बाकी वैलेंसी जब आपको पूर्ण करनी होगी तो हाइड्रोजन से पूर्ण करिएगा। इस प्रकार से ये आपका डी ग्लूकोज बन गया। ये आपका डी ग्लूकोज की संरचना है। अब IPSC नाम, तो IPSC नाम जब करेंगे तो आप ये चूँकि मुख्य क्रियात्मक समूह इसका एल्डिहाइड है, इसलिए एल्डिहाइड से ही नंबरिंग होगी। एक दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठे कार्बन। देखिए इसमें लगातार 2 3 4 5 6 पर OH समूह उपस्थित है, पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक है ये। तो आप लिखेंगे इसमें इसका IPSC नाम 2, 3, 4, 5, 6 5 बार, तो पेंटा हाइड्रोक्सी, पेंटा हाइड्रोक्सी। और 6 कार्बन के लिए हेक्स बोला जाता है, हेक्सेन। तो हेक्सेन प्लस अल लगेगा क्योंकि एल्डिहाइड के लिए अल लगाया, तो हेक्सेनल हो जाएगा। तो 3, 4, 5, 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, ये एल्कोहल का ये ग्लूकोज का IPSC नाम हो गया। अब कैसे प्रूव करेंगे कि इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। एल्डिहाइड समूह के लिए कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? देखिए टॉलेंस रीजेंट ले सकते हैं आप, या जो है फेलिंग सोल्यूशन ले सकते हैं, है ना। तो ये फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रीजेंट को क्या करता है, अपचयित करता है। जब उसको अपचयित करेगा तो खुद ऑक्सीकृत होगा। तो कोई भी आप फेलिंग सोल्यूशन या टॉलेंस रीजेंट के साथ कोई अभिक्रिया लिख सकते हैं। तो मैं जो ग्लूकोज होता है यहाँ लिख देता हूँ, ग्लूकोज फेलिंग सोल्यूशन को क्या करेगा, अपचयित करेगा और लाल अवक्षेप देगा। अपचयित कर लाल अवक्षेप देता है, लाल अवक्षेप, लाल PPT प्राप्त होगा। देखिए अगर रिएक्शन लिखना चाहें तो इस बार मैं इसको 60 में लिख रहा हूँ एल्कोहल को, बीच में 4 CHOH लिख दिया मैंने, लास्ट में CH2OH। फेलिंग सोल्यूशन क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड। इसका रेड PPT प्राप्त होगा, लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। और एल्कोहल का क्या हो जाएगा, क्योंकि जब एक अपचयित होता दूसरा ऑक्सीकृत होगा, तो एल्कोहल का जो CHO समूह है वो ऑक्सीकृत हो जाएगा और वो COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में परिवर्तित होगा, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कंफर्म कर सकते हैं कि ग्लूकोज में CHO समूह यानी कि कार्बोनिल समूह यानी कि एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन 6 का खा है, अथवा वाला टिप्पणी करके टिप्पणी लिखना था प्रोटीन के विकृतीकरण पर। विकृतीकरण क्या होता है, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, जब प्रोटीन का भौतिक तथा जैविक जो कार्य कर रहा हो प्रोटीन, और जो प्रोटीन की संरचना हो, दोनों गुण भौतिक तथा जैविक गुण नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाता है, तो इसे हम प्रोटीन का
विकृतीकरण कहते हैं। तो इसे प्रोटीन का डीनेचुरेशन कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, है ना, प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय में क्या होगा, भौतिक अवस्था जो होगी या भौतिक प्रकृति जो होगी, भौतिक गुण जो होगा, जब भी गुण होगा नष्ट हो जाएगा, लेकिन बाद में जिसके कारण नष्ट हुआ था जब वो हट जाएगा तो दोबारा वो रिस्टोर हो जाएगा, दोबारा अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाएगा। दूसरा होता है अंतक्रमणीय। अंतक्रमणीय तरीके से अगर नष्ट होता है तो क्या होगा, दोबारा रिस्टोर नहीं होगा, दोबारा अपनी भौतिक अवस्था में वापस नहीं लौटेगा। उत्क्रमणीय कब होता है, जब मान लीजिए नमक या साल्ट या किसी अन्य यौगिक की सांद्रता ज़्यादा होगी तो प्रोटीन का नेचर जो होगा वो समाप्त हो जाएगा, डीनेचर कर जाएगा। और जब आप प्रोटीन को ज़्यादा गर्म कर दे, प्रोटीन को ज़्यादा दाब दे दे तो एक बार ख़राब हो जाएगा, फिर दोबारा वो रिस्टोर नहीं होगा, अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं आएगा। तो ये जो है उत्क्रमणीय ज़्यादातर लवण की उपस्थिति में होता है, लवण की उपस्थिति में। दूसरा लवण की उपस्थिति में होगा, साथ में यदि लवण की उपस्थिति जो है हटा ली गई तो ये दोबारा वापस रिस्टोर हो जाएगा, है ना। इसमें दूसरी बात, दुर्बल बंध टूटते हैं, केवल 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 दुर्बल बंध, जैसे हाइड्रोजन बांड इत्यादि टूटते हैं, दुर्बल बंध ही टूटते हैं, इसलिए तो ये रिस्टोर हो जाता है। दुर्बल बंध जैसे हाइड्रोजन बांड इत्यादि टूटता है, वंडरबल बांड टूटता है। और यदि लवण की उपस्थिति हट गई तो क्या होगा, दोबारा रिस्टोर हो जाएगा, जबकि ये ज़्यादा ताप या दाब के कारण होता है, दाब के कारण होता है। बहुत ताप दे दिया, बहुत दाब दे दिया तो क्या होगा, ये खराब हो जाएगा, दोबारा नष्ट नहीं हो, दोबारा ये प्रोटीन सही नहीं होगी, चाहे कितना भी ज़्यादा गर्म कर दिया, दोबारा कितना भी ठंडा करो दोबारा सही नहीं होगा। इसलिए दूसरा इसमें प्रबल बंध टूटते हैं, इसमें प्रबल बंध जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड टूट गए, प्रबल बंध टूटता है, प्रबल बंध टूटता है इसमें। किसमें, अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण में प्रबल बंध टूटते हैं, जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड ही टूट जाता है। अब जानते हो पेप्टाइड बॉन्ड मिलकर के ही प्रोटीन की संरचना बनाते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड ही टूट गया तो कैसे प्रोटीन द्वारा अपनी पुरानी अवस्था में वापस करेगा। इसलिए जब अनुत्क्रमणीय यानी कि ज़्यादा ताप या दाब पर प्रोटीन विकृतीकृत होता है या खराब होता है तो दोबारा अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं आता है, जबकि उत्क्रमणीय अवस्था में वो दोबारा अपनी पुरानी अवस्था को, पुरानी संरचना को गेन कर लेता है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ज्यूटर आयन क्या होता है। हमने बताया है आपको कि ज्यूटर आयन जिनमें या जिस आयन में धनावेश और ऋणावेश दोनों हो, जिस आयन में धनावेश भी हो, धनावेश यानी कि प्लस चार्ज हो, तथा ऋणावेश भी हो, ऋणावेश यानी कि माइनस चार्ज हो, है ना, दोनों हो, उसे हम ज्यूटर आयन कहेंगे। इसे द्विध्रुव आयन भी कहते हैं, क्योंकि दो ध्रुव बनेंगे, इसे हम द्विध्रुव आयन भी कहते हैं, है ना। अब ये ज्यूटर आयन कौन बनाता है, ज़्यादातर अमीनो अम्ल देखोगे, अमीनो अम्ल की संरचना कैसे होती है, इसमें अमीन ग्रुप भी पाए जाते हैं। जितने प्रोटीन होते हैं वो अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं, अल्फा स्थान पर क्या पाया जाता है, अमीन ग्रुप पाया जाता है। तो अम्ल के पास ये क्षमता होती है कि H+ दे दो, और क्षार जो अमीन ग्रुप होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, इसके पास क्षमता होती है कि H+ ग्रहण कर ले। तो होगा क्या, क्या होगा कि अम्ल का जो पार्ट है, अम्ल वो H+ दे देगा, इससे क्या होगा, अमीन वाले ग्रुप पर प्लस चार्ज आएगा, H+ लेगा वो, और H+ देगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। तो इस प्रकार से अमीनो अम्ल पर प्लस और माइनस चार्ज दोनों होते हैं, इसलिए इन्हें हम द्विध्रुव आयन कहते हैं। अच्छा, ये दूसरे में एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, है ना, तो इसलिए डबल हेडेड दिखाते हैं, ये उत्क्रमणीय का निशान दिखा रहे हैं। प्रोटीन का उपयोग,
अब प्रोटीन का उपयोग जानते हैं मांसपेशी के विकास में। मांसपेशी किसकी बनी होती है? मांसपेशियाँ जो हैं प्रोटीन की बनी होती हैं। मांसपेशी की वृद्धि में या मांसपेशी के निर्माण में, मांसपेशी की वृद्धि या निर्माण जो भी होता है वो प्रोटीन से होता है। पहला तो प्रोटीन का उपयोग हुआ। दूसरा, प्रोटीन जो है टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत भी तो करता है। जब टूट फूट जाता है, कोई नई कोशिका बनाना होता है तो प्रोटीन तो बनाता है। प्रोटीन जो है वो टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, का निर्माण करता है। अच्छा, अगला क्या है? आप जानते हो प्रतिरक्षी जो होते हैं वो अमीनो अम्ल के, प्रतिरक्षी जो होते हैं कुछ अमीनो अम्ल के बने होते हैं, कुछ प्रोटीन के, कुछ पेप्टाइड के बने होते हैं। इन्हीं प्रोटीन जो है प्रतिरक्षी का निर्माण भी करता है। प्रोटीन प्रतिरक्षा तंत्र में जो प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, एंटीबॉडी जो पाए जाते हैं, उनका निर्माण भी करता है। प्रतिरक्षी का निर्माण करता है ना? और जानते हो हमारा जो है ब्लड, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन है। ग्लोबिन प्रोटीन यानी कि ब्लड का पार्ट बना हुआ है, ये ब्लड का भी कंपोनेंट बनाता है। साथ में यह जो है एंजाइम, हार्मोन इत्यादि का भी निर्माण करता है। एंजाइम है ना, और हार्मोन भी प्रोटीन के बने होते हैं। जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन ये प्रोटीन के बने होते हैं ना? और साथ में प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो अमीनो अम्ल H प्लस और H प्लस ले भी सकते हैं, H प्लस दे भी सकते हैं, इसलिए ये pH लेवल को भी मेंटेन करते हैं, है ना। तो प्रोटीन जो होता है वो रक्त का तथा अन्य जो भी तरल होते हैं, चाहे वो प्लाज्मा हो, चाहे वो जो है आपकी लसिका हो, प्रोटीन जो है रक्त तथा अन्य सभी तरल का, रक्त तथा अन्य तरल का पीएच नियंत्रित करता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन नियंत्रित करता है, हाइड्रोजन का लेवल नियंत्रित करता है, पीएच नियंत्रित करता है, पीएच नियंत्रित करता है ना। तो ये हो गए प्रोटीन के कार्य, और बहुत सारे कार्य हमने कुछ लिए हैं यहाँ पे। बेंजल डिहाइड की संरचना तथा आपको देख रहे हैं हाइड्रोजन से क्रिया करानी है, टालन से क्रमिक से क्रिया करानी है, और NaOH से क्रिया करवानी है। बेंजिल डिहाइड, बेंजिल डिहाइड क्या होता है? बेंजीन के साथ में एक एल्डिहाइड समूह लगा हो, बेंजिल डिहाइड हो जाएगा। ये आपका बेंजिल डिहाइड हो गया, है ना। इसकी क्रिया आपकी सबसे पहले तो हाइड्रोजन NH2 से करानी है। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये H और ये O यानी H2 निकल जाएगा, और आपका जो उत्पाद बनेगा वो बेंजिल डिहाइड हाइड्रोजन बनेगा, डबल बॉन्ड NH2, है ना। ये आपका उत्पाद बना, साथ में आपका क्या निकल गया, ये जल निकल गया, ये साइड प्रोडक्ट हो जाएगा आपका। बेंजिल डिहाइड की क्रिया साथ में पूछा गया था टालन अपकर्मक से। टालन अपकर्मक क्या करता है, टालन एजेंट क्या करता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ना, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट को एल्डिहाइड समूह जो होता है वो अपचयित करता है, टॉलरेंस एजेंट को अपचयित कर देता है। तो ये एल्डिहाइड समूह है CHO, क्या करेगा, CHO जो है कार्बोनिल समूह है, और कार्बोनिल समूह क्या करता है, टॉलरेंस एजेंट को अपचयित करेगा। तो टॉलरेंस एजेंट हमने क्या बताया, सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये आपका टॉलरेंस एजेंट बनाता है। क्या करेगा ये, टॉलरेंस एजेंट को तो अपचयित करेगा लेकिन खुद ऑक्सीकृत होगा। तो टॉलरेंस एजेंट क्या होगा, सिल्वर अमोनिया और जल में परिवर्तित हो जाएगा। इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। साथ में NaOH के साथ अपक्रिया, बेंजिल डिहाइड की NaOH के साथ अपक्रिया। देखो ये जो बेंजिल डिहाइड है इसके पास अल्फा H नहीं है, अल्फा स्थान कौन सा, ये तो अल्फा स्थान है, यहाँ पे कोई H नहीं है। वह इसकी संरचना आप बनाओ, है ना। तो यही संरचना तो बन के आएगी, अल्फा स्थान पर कोई भी H नहीं है। तो वही एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा H नहीं होता है वो क्या देते हैं,
कैनिजारो अपक्रिया देते हैं, है ना। तो कैनिजारो अपक्रिया देते हैं NaOH के साथ में। जिनके पास अल्फा H होते हैं वो क्या देते हैं, एल्डोल अपक्रिया देते हैं। तो कैनिजारो में क्या होता है, एक तो आपका अम्ल बनता है, तो अम्ल चूँकि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में साल्ट बना लेगा, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। दूसरा एल्कोहल बनाता है, जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का एल्कोहल आपको बनाना है। तो ये आपकी क्रिया जो है कैनिजारो है। कैनिजारो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा H नहीं होता है वो कैनिजारो क्रिया देते हैं। आप समझे। अगला क्वेश्चन है एस्टिल्डिहाइड का यूपीएससी नाम तथा कुछ रीजन दिए गए, इनके साथ अपक्रिया बतानी है। तो एस्टिल्डिहाइड क्या होता है, CH3। हमने बताया था एसिटल का मतलब 2 कार्बन वाला, एल्डिहाइड मतलब CHO, तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड CH3 CHO हो जाएगा। इसका आईपीएससी नाम 2 कार्बन है तो एथ और एथेनल हो जाएगा, एथेनल, क्योंकि एल्डिहाइड के अंत में अल आता है तो एथेनल हो जाएगा। इसकी अपक्रिया बतानी है आपको। तो पहला तो देखिए सोडियम बाइसल्फेट CH3C डबल बॉन्ड OH, इसकी अपक्रिया आपको करवानी है NaHSO3 से। तो क्या होगा यहाँ पे आप देखिए, इसमें केवल H को आप इस O के साथ लिखेंगे और बाकी जो बचा, बाकी जो ये दोनों बच गए इनको कार्बन के साथ आपको लिखना है। क्या हो जाएगा, CH3CH तो है ही आपका, O के साथ आपका हाइड्रोजन केवल जाएगा, बाकी जो बचा SO3 NaO कार्बन के साथ लिखना है। तो ये आपका पहली अपक्रिया होगी जो पूछी गई थी। दूसरा देखिए NaOH के साथ अपक्रिया पूछी गई है। तो आप जानते हैं ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा H होता है वो एल्डोल अपक्रिया देते हैं। तो एल्डोल अपक्रिया कराने के लिए आप क्या करिए, एक CHO को ओपन करके लिखिए और दूसरा क्या है, अल्फा H को ओपन करके लिखिए। तो हमने देखो दो अणु लिख लिए, इसमें H को आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है और बाकी जो बचेगा उसमें अल्फा कार्बन को कार्बन के साथ में जोड़ देना है। तो आपका उत्पाद क्या बनेगा, CH3CH और ये O जो है H के साथ में OH, दूसरा CH2CHO। तो ये आपका एल्डोल हो गया, ये आपका एल्डोल अपक्रिया है। ऐसे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनके पास अल्फा H होता है वो एल्डोल अपक्रिया देते हैं। अगला हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया दिया गया है, तो जैसे अपने बेंजल्डिहाइड के साथ किया था सेम अपक्रिया है ये। इसको हम इस प्रकार से अलग करके लिख लेते हैं, H के साथ O ये चला जाएगा, आपका उत्पाद जो बनेगा क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH2 और आपका बाई प्रोडक्ट चल निकल जाएगा। अगला पूछा गया था HCN के साथ अपक्रिया, एस्टिल्डिहाइड की HCN के साथ अपक्रिया। तो यहाँ भी आप H और CN से अपक्रिया करा रहे हैं तो H प्लस और CN माइनस है। तो हाइड्रोजन को आपको इस ऑक्सीजन के साथ लिखना है और CN को इस कार्बन के साथ लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये CH3CHOH और ये CN। तो ये आपका तीनों रिएक्शन हो गई जो एस्टिल्डिहाइड के साथ में पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन 7 का खा है, क्लोरोबेंजीन का सीएल परमाणु जो है यानी सीएल जो है वो इथिल क्लोराइड से कम क्रियाशील क्यों होता है। तो अगर आप बेंजिल्डिहाइड क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाए होंगे तो आपको पता चला होगा कि जो क्लोरीन परमाणु बेंजिल्डिहाइड के साथ लगा, बेंजीन के साथ लगा होता है, वो जब अनुनादी संरचना बनाता है तो इसके पास आंशिक द्विबंध आ जाता है। ये बंध जब टूटेगा तो कुछ इस प्रकार से रोटेट करेगा
और इस क्लोरीन के जो लोन पेयर हैं क्या होंगे, वो रिंग के अंदर जाएंगे, तो यहाँ ऋणा बेस आता है। और ये जो Cl एक बंध बनाया था, ये आंशिक डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इस कारण से क्या होता है, यहाँ पे सेल परमाणु बेंजीन रिंग से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो हेलोएरीन जो होता है, हेलोएरीन का Cl परमाणु द्विबंध से जुड़ा होता है, द्विबंध से जुड़ा होता है, जिससे ज़्यादा अस्थायी होगा, कम क्रियाशील होगा, जिससे ज़्यादा अस्थायी होगा। जो चीज़ें ज़्यादा अस्थायी होती हैं वो कम क्रियाशील होती हैं, ज़्यादा अस्थायी होगा। अच्छा आप देखो एथिल क्लोराइड में क्या होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपको, कोई अनुनाद नहीं है ना। जबकि जो एथिल क्लोराइड होता है, एथिल क्लोराइड का Cl एकल बंध से जुड़ा होगा, एकल बंध से जुड़ा होता है, एकल बंध से जुड़ा होता है। कम अस्थायी होगा, और द्विबंध वाले से तो कम ही होगा ना, कम अस्थायी होता है और ज़्यादा क्रियाशील होगा, और ज़्यादा क्रियाशील होगा, और अधिक यानी ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो ये हो गया आपका कारण कि क्लोरोबेंजीन जो होता है उसका Cl परमाणु कम क्रियाशील क्यों होता है। क्लोरोबेंजीन की दो क्रियाएं पूछी गई थी Cl परमाणु के Cl2 के साथ में। तो Cl2 वैसे तो क्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में देता है। तो क्लोरोबेंजीन का या हेलोरीन का कोई भी उत्पाद जो इलेक्ट्रॉन रागी होता है उसका पैरा उत्पाद ज़्यादा अस्थायी होता है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रागी निकलता है वो Cl+ निकलता है, तो इसका जो पैरा उत्पाद होगा ज़्यादा अस्थायी होता है, ज़्यादा बनता है, क्योंकि पैरा स्थान पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है जबकि आर्थो पर कम होती है। इसका कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में क्लोरीन से आते तो हैं, आर्थो पैरा पर स्थान बराबर बराबर, लेकिन ये जो क्लोरीन परमाणु है वो आर्थो स्थान के कुछ इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, इसलिए ये कम बनेगा और जो पैरा उत्पाद होता है ये ज़्यादा बनता है ना। अगला जो पूछा गया था शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया पूछा गया है क्लोरोबेंजीन का कंसनट्रेट H2SO4। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आगे निकलता है वो HSO4+ निकलता, सॉरी HSO3+ निकलता है। तो इसका उत्पाद जो बनेगा वो भी पैरा वाला मेन होगा, यानी ज़्यादा बनेगा पैरा वाला, और आर्थो वाला कम बनेगा। मैंने आपको कारण बताया। है ना, ये कम बनेगा और ये वाला ज़्यादा बनेगा, है ना। अगला है लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, यानी इस सेट का सीबी का लास्ट क्वेश्चन है। टिप्पणी लिखना है सेवंत खाका अथवा हेलोरीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रियाएं। अभी इसी पे बात भी हो रही थी। तो जो हेलोरीन होता है फर्स्ट पार्ट है हेलोरीन, इसको आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। जो हेलोरीन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया में मुख्य उत्पाद जो होता है वो पैरा होता है, तथा माइनर उत्पाद जो होता है, जो अन्य उत्पाद होता है वो अर्थ होता है। कारण हमने बताया
कि हेलोएरिन में जो क्लोरीन परमाणु है वो अपने नज़दीकी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और ना द्वारा ये अपने लोन पेयर को भेजता तो है, सभी पर आर्थो पैरा पर बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन होता क्या है कि अपने नज़दीकी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पर थोड़ी कम हो जाती है, जबकि पैरा पर बराबर बनी रहती है। इस प्रकार से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो ज़्यादातर पैरा पे लगता है, इसलिए इसका ये मुख्य उत्पाद होता है, ये ज़्यादा बनता है, और जबकि इसका जो अन्य उत्पाद होता है वो आर्थो होता है, ये कम बनता है ना। तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला वुड्स फ्रीज क्रिया पूछी गई है, तो वुड्स फ्रीज पर आपको लिखना है, तो वुड्स फ्रीज में क्या होता है, सेकंड एल्किल हैलाइड लिख लीजिएगा, ऐसी एक क्रिया जिसमें एक एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का मिश्रण सोडियम धातु की उपस्थिति में सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो बेंजीन का एल्किल प्रतिस्थापी यौगिक प्राप्त होता है, और इसका जो सोडियम होगा वो हैलाइड के साथ जुड़ जाएगा और सोडियम हैलाइड दे देगा। यानी कि हम लिख देते हैं एक बार, एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, एरिल मतलब बेंजीन रिंग से लगा हुआ एरोमेटिक हैलाइड सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके बेंजीन में एल्किल प्रतिस्थापी यौगिक प्राप्त होता है, प्रतिस्थापी यौगिक प्राप्त होता है ना। थ्योरेटिकल मैंने लिख दिया। अगला ग्रिग्नार्ड अपक्रमक का उपयोग, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से उपयोग। तो ग्रिग्नार्ड अपक्रमक जो होता है, कहीं कि ग्रिग्नार्ड लिखा मिलता है आपको, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अपक्रमक क्या होता है पहले तो ये देख लीजिए, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या एरिल मैग्नीशियम हैलाइड जो होता है वो ग्रिग्नार्ड अपक्रमक कहलाता है। यह एक नाभिक रागी दाता है, क्या है ये, या नाभिक रागी दाता है, नाभिक रागी दाता है। ये क्या देता है, आर माइनस या ए आर माइनस, ये दोनों क्या है, ये नाभिक रागी देते हैं, और नाभिक रागी जहाँ जहाँ उपयोग होगा वहाँ पर इनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे एल्कीन बनाने में, एल्कीन के निर्माण में, एल्कीन के निर्माण में देखिए कैसे, CH3 CH2 Mg सील हमने लिया, इसको कोई भी प्रोटॉन दाता दीजिए, कोई भी प्रोटॉन दाता, जैसे जल हो गया, एथेनॉल हो गया, अमोनिया हो गई, तो क्या होगा यहाँ से क्या मिलेगा आपको CH3 CH2 माइनस, तो यहाँ से क्या मिलेगा H प्लस, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेंगे CH3 बना लेंगे, है ना। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से एथेन बन गया, एल्कीन बन गया। ये एल्कोहल बनाने में भी कर सकते हैं, एल्कोहल बनाने में, देखिएगा कैसे,
CH3 CH2 एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड आपकी क्रिया से फॉर्मेल्डिहाइड से करवाइए, इसके बाद में जल योजन करा देंगे तो क्या होगा, ये 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। ये CH OH है ना, इस प्रकार से। तो ये आपका हो गया पहला। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और बाकी सेट के क्वेश्चन बहुत जल्द ही हम सॉल्व करके आप तक ला रहे हैं। तब तक पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।